यहाँ के विधायकों को चुल्लू भर पानी लेकर के डुबकी लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि डूब जाए। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। सड़कें देहरादून की ऐसी है कि आप मछली पालन कर सकते हैं यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू तो जेल भी गए, लंबे समय तक जेल में रहे वो, और देश के लिए अपनी संपत्ति दान करी। ये महागठबंधन इंडिया अलायंस ये बहुत कमजोर हो चुका है। टीएमसी के 20 सांसदों ने टीएमसी छोड़ दी है। जब मैं पहली बार देहरादून आया तो मेरे मन में, मैं तो पहले कभी आया नहीं देहरादून, हरिद्वार वगैरह गया, तो मेरे मन में ये था कि देहरादून के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुंदर है। मुझे लगा था कि यहाँ की सड़कें न्यूयॉर्क, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी सुंदर होगी, चारों तरफ ग्रीनरी होगी। अब देखता हूँ तो सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि आप बड़ी बड़ी मछली यहाँ पे पाल सकते हो। नालियां बह रही है, पूरा सीवरेज सिस्टम पूरा चौक हो रखा है, ट्रैफिक बहुत है। तो जो मैं जिस कल्पना से यहाँ पर आया था उस पे तो बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। तो ये विधायक कर क्या रहे? मैं पूछना चाहता हूँ खजानदास जी से, मैं पूछना चाहता हूँ विनोद चमोली जी से, मैं पूछना चाहता हूँ गणेश जोशी, मैं पूछना चाहता हूँ देहरादून के बृजभूषण गैरोला जी से, जिनका कुछ हिस्सा हमारे नगर निगम में डोईवाला का भी आता। मैं पूछना चाहता हूँ अपने सहदेव पुंडीर जी से, उनका भी इलाका नगर निगम क्षेत्र में आता है। इनको शर्म है कि नहीं है? देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग उत्तराखंड में हैं और पहले भी हमने बहुत सारी इंटरव्यूज की सीरीज करी थी। उत्तराखंड के अंदर आकर काफी सारे लीडर्स की हमने इंटरव्यूज करे, सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के इंटरव्यू करे, बहुत सारे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के इंटरव्यू करे। लेकिन एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में रहा, वो रहा इंटरव्यू सूर्यकांत धस्माना जी का। आप कांग्रेस उत्तराखंड के आप उपाध्यक्ष हैं, और जो आपने उत्तराखंड को एकदम बनते हुए देखा है, जिस तरीके की आपकी राजनीति रही है, हमेशा संघर्ष आप करते रहे उत्तराखंड के लिए। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सीधा आप जनता से कनेक्ट है। लेकिन बहुत बड़ी वजह हो सकती है, बहुत छोटी वजह हो सकती है कि जनता से कनेक्ट होने के बावजूद भी आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां आप पहुंच सकते थे। आपने इतने चुनाव लड़े, इसके बावजूद भी अगर आप विधानसभा में जाते, मेयर बनते, तो आप और कुछ कर सकते थे, ऐतिहासिक काम कर सकते थे। इसके बावजूद भी हम आपको हमेशा देखते, कोई भी आपके पास आता, आप हमेशा उसकी मदद करते हैं। हमने पहले आपका इंटरव्यू करा था, बहुत लोगों ने, लगभग 1,22,00,000 लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा था। सबसे ज्यादा इंटरव्यू आपका चला था। मेरे साथ सूर्यकांत धस्माना जी, आप खुद है। सूर्यकांत जी, इस समय उत्तराखंड हम कह सकते हैं कि बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बीजेपी की सरकार को 4 साल हो गए, 2 टर्म इनके सरकार के चल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। सड़कें देहरादून की ऐसी है कि आप मछली पालन कर सकते हैं यहाँ पर। इन सब चीजों को आप लोग एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी दौरा था, उससे एक न्यू स्पिरिट जनरेट यहाँ पर हुई है। आपके वॉलंटियर्स और एक्टिव हुए हैं। क्या ये चीजें, ये बदलाव जो चुनाव के आखिरी तक चलेगा, जब तक चुनाव आएंगे? और आज जिस तरीके का आप नैरेटिव उत्तराखंड में देख रहे हैं, 4 साल के उत्तराखंड के बीजेपी को काम को आप कैसे देखते हैं? और एक बड़ा भी विवाद चल रहा है, वो पहले सवाल तो मैं उसी से शुरू करूंगा कि लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा शासन करने का रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो जेल भी गए, लंबे समय तक जेल में रहे वो, और देश के लिए अपनी संपत्ति दान करी। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि मोदी जी की तुलना नेहरू जी से की जा रही है? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा है, और ये गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जिसमें नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखिए, नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे देश की आजादी के बाद। 15 अगस्त 1947 को देश के प्रधानमंत्री बने, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 साल से कुछ दिन कम, 16 साल 256 दिन के करीब वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तीसरे टर्म में इलेक्शन के बाद जो उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई तो पूरा टेन्योर नहीं कर पाए,
लेकिन सवाल ये नहीं है कि कोई कितना लंबा प्रधानमंत्री रहता है, सवाल ये है कि आप किसी पद पर हैं, उस पद पर रह करके आपने डिलीवर कैसे किया, आपने उस पद पर रह करके जो उस पद से अपेक्षा लोगों की है उस अपेक्षा को कितना पूरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री बने तो ये देश उस समय आजाद हुआ था और इस देश में 700 साल की गुलामी के बाद, भारत की आजादी के बाद इस समय देश की जो हालात थी, देश में सुई नहीं बनती थी, देश में इंडस्ट्री नहीं थी, देश में शैक्षणिक संस्थान नहीं थे, देश में बड़े अस्पताल नहीं थे, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी। तो ये सारी हालात के चलते जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जैसे भारत की फाउंडेशन रखी, नींव रखी, आज जो भारत हम देख रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रखी हुई आधारशिला के ऊपर खड़ा हुआ भारत है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के, बड़े बड़े शोध संस्थानों से लेकर के, आईआईटी से लेकर के, आईआईएम से लेकर के, एम्स से लेकर के, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग इस देश के अंदर, पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े यहाँ पर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े करने का काम किया। पूरे दुनिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए था कि उन्होंने न केवल एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश की आजादी का आंदोलन लड़ा, बल्कि वो उस परिवार से, जिस परिवार की 3-3 पीढ़ियां एक साथ, पंडित मोतीलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मतलब 3-3 पीढ़ियां एक साथ देश की आजादी के लिए जेल में रही हो, इसलिए नेहरू को याद किया जाता है। नेहरू को इस देश में इसलिए याद किया जाता है कि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में अपना आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, दान कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसलिए याद किया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के नेता थे। उन्होंने इस देश को जितना एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च पद पे बैठ करके जितना दे सकता है, उससे ज्यादा अधिक डिलीवर करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। शिक्षा दीक्षा में, संस्कारों में, देशभक्ति में, स्वतंत्रता के आंदोलन में एक स्टेट्समैन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज जिससे तुलना हो रही है उनकी नहीं, देश के तमाम जितने नेता देश की आजादी के बाद से अब तक रहे, मैं समझता हूं प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर कोई रहा है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। इसलिए ये तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब कोई अपनी पीठ थपथपाता रहे, मैं अपने आप को कहूं मैं सबसे खूबसूरत हूं, मैं सबसे ज्यादा हृष्ट हूं, मेरी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, मेरे से ज्यादा कोई अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे से ज्यादा कोई अच्छा इंटरव्यू दे नहीं सकता, मेरे से तो खुशबू आती है, मेरे से तो पूरा जग महकता है, तो कहने में क्या जा रहा है, जुबानी जमा खर्च कुछ भी कर ले। और खरीदे हुए गोदी मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं आज, उसके बल पर अगर आप देश के अंदर ये तमाशा कर रहे हो तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि जिस समय पूरे देश का गोदी मीडिया ये प्रचार कर रहा था कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, उसी समय इनसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले इनके प्रिय दोस्त ट्रंप, उसके युद्ध पोत ने हमारे जहाज को, उस पर हमला करके 24 नाविकों की जान हिंदुस्तान की खतरे में डाल दी, जिसमें से 3 लोग मर गए और 21 लोगों को ओमान ने बचाया। ये खबर उस समय आ रही है। आप एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके अंदर नेहरू से कहां अपनी तुलना कर रहे हो, कहां राजा भोज, कहां गंगू, कहां राजा भोज, कहां गंगू, आगे नहीं बोल रहा हूं, ये कहां मुकाबला करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी हिम्मत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति के को ठुकरा करके 7वां बेड़ा, कितनी बड़ी धमकी थी उस समय 1971 में, और इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हारी हैसियत नहीं है उनकी बेटी से मुकाबला करने की। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कल ही तुमको ट्वीट करना चाहिए था। बेशर्मों की तरह माला पहन रहे हो, बेशर्मों की तरह अपने लिए प्रस्ताव पारित करवा रहे हो, लेकिन एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हो ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, कि उसने हमारे जहाज के ऊपर, उसके युद्धपोत ने हमला करके
हमारे 24 लोगों की जिंदगी खतरे में डालने का काम किया, 3 लोगों की जिनमें से मौत हो गई। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? बार 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 ट्रंप आपकी बेइज्जती कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप ने 1 बार, 2 बार, दर्जन बार, 5 दर्जन बार नहीं, सैकड़ों बार उसने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। आपकी हिम्मत नहीं हुई एक बार आप ट्वीट करके कहते कि साहब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लड़ा था और उसके शौर्य की हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन आपने एक शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति के इतने बार बोलने के बाद आपने एक बार उसका खंडन नहीं किया, उनकी निंदा नहीं की। आप कहां मुकाबला कर रहे हो? इसलिए मैं समझता हूं 12 साल आप रहे, चलिए आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 साल में आप उपलब्धि बताइए अपनी। इस देश के अंदर क्या किया आपने? इस देश के अंदर आपने केवल नफरत फैलाने का काम किया। इस देश के अंदर आपने जो हिंदुस्तान का आर्थिक इस समय हालत है, कितनी बुरी हालत है हिंदुस्तान की। डॉलर कहां चला गया? एक जमाने में आप 2014 से पहले बोलते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। आज भारत की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है। आज कहां पहुंच गया रुपया? 100 पर पहुंच, 100 रुपया डॉलर के मुकाबले पहुंचने लगा। $1 जो है 100 रुपए के बराबर हो गया। इतने मतलब हालत खराब है देश की आर्थिक स्थिति। देश से लगातार डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की जगह तमाम जितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स आए थे वो यहाँ से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? किसके कारण भाग रहे हैं? देश के अंदर आपने कौन सा ऐसा काम किया? आज आपने आर्थिक स्थिति देश की खराब कर दी। आपने नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को बेड़ागर्क कर दिया। आपने जीएसटी लागू करके आज पूरी दुनिया में, आज आप ये बताइए ना, पेट्रोल डीजल क्या भाव हो गया? कांग्रेस के जमाने में 2 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ता था, आप हाहाकार कर देते थे। एलपीजी गैस का सिलेंडर 5 रुपया बढ़ता था, आप देश में गैस के सिलेंडर इनके नेता अपने सरों पे खोपड़ियों पे लेकर के नाचते थे, सड़क पर तमाशा करते थे। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पहुंच गया। आज पेट्रोल और डीजल 100 पार पहुंच गया। पूरे दुनिया में जब कच्चा तेल सबसे सस्ता था उस समय भी आपने जनता को राहत नहीं दी। आप अंबानी को राहत देते रहे, आप रिलायंस को राहत देते रहे, आप अपने मित्रों को राहत देते रहे। आज हालत बहुत खराब है और उस खराब हालत को छुपाने के लिए ये सारा ढोंग और प्रपंच रिकॉर्ड तोड़ने का। जवाहरलाल नेहरू के जूते की नोक के बराबर भी नहीं, जूते की नोक के बराबर। लेकिन सर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप लोग कांग्रेस, आपके ऑपोजिशन, ये महागठबंधन इंडिया अलायंस ये बहुत कमजोर हो चुका है। टीएमसी के 20 सांसदों ने टीएमसी छोड़ दी है। लोकसभा के लगातार राज्यसभा के सांसद भी इस्तीफा दे रहे हैं, 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी खुद अब चाह रही कि कांग्रेस में उनका अलायंस हो जाए। कांग्रेस ने उनको प्रस्ताव दिया उपाध्यक्ष बनने का। इतनी बड़ी टूट टीएमसी में हुई है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? और जिस तरीके से हमने इतिहास में देखा ममता बनर्जी ने कांग्रेस को धोखा दिया है, क्या दोबारा वो धोखा देगी? आप क्यों सांप को गले लगा रहे हैं? देखिए, इस देश में हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस को किसने धोखा दिया, कांग्रेस के साथ किसने क्या किया, ये पूरा देश जानता है। और जिन्होंने धोखा दिया उनकी आज क्या स्थिति है वो भी देश जानता है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर हो गया, कांग्रेस कमजोर हो गई, आप एक काम करिए, आपके दोनों हाथ में बांध दो, आपकी जुबान पे टेप लगा दो, आपकी आंखों में पट्टियां बांध दो, आपका सब कुछ बांध करके और उसके बाद आपके कपड़े उतार के आपको कोड़े लगाने लग जाऊं, आप क्या करेंगे? देश की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज, सारी पुलिस, सब कुछ अपने नियंत्रण में करके और बेशर्मी से आप लोकतंत्र का चीरहरण करें। तो द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो न तो कृष्ण कमजोर थे और न पांडव कमजोर थे, लेकिन उनके सामने चीरहरण हो गया। ऐसी परिस्थितियां थी। आज ये देश का चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसके खिलाफ पांडवों ने जो फिर किया वो इतिहास है। महाभारत अपने आप में इतिहास है। अब इस देश के अंदर कांग्रेस, आप ये बताइए, देश के अंदर जीएसटी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ी तो किसने लड़ी? राहुल गांधी ने। देश में कोविड में जो बुरा हाल देश का किया इन्होंने, उस कोविड के बारे में एडवांस अगर किसी ने चेतावनी दी थी तो किसने दी थी? राहुल गांधी ने।
देश के अंदर किसी भी ऐसे विषय पर आज 89 पेपर्स लीक हो गए हैं इनके राज्य में। 89 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। नीट 24 में भी लीक हुआ और नीट अब भी लीक हुआ। क्या हुआ उसमें? आपके अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि आपने जो अपने मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पाए। पूरा देश का नौजवान आज सड़कों पर है, पूरा देश का नौजवान आक्रोशित है और आपको मजाक सूझ रहा है। आप 12 साल के पीछे लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। रिकॉर्ड तोड़े हैं पूरे देश के अंदर पेपर लीक के। आपने देश में रिकॉर्ड तोड़े हैं भ्रष्टाचार के। आपने देश में रिकॉर्ड तोड़े हैं देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में। आपने देश में रिकॉर्ड तोड़े हैं देश के किसानों की आत्महत्या के लिए। आपने 700 से ज्यादा किसान उन्होंने आत्महत्या कर ली, मर गए वो आंदोलन में, आपने उनकी सुनी नहीं। और पूरे देश के अंदर आज जो स्थितियां हैं, सारे देश के अंदर इस समय जो हालात हैं, उस हालात में आप अगर कहेंगे कि कांग्रेस कमजोर है तो मैं समझता हूं ये बहुत नाइंसाफी होगी। कांग्रेस ही इस देश के अंदर पार्टी है और हमें इस बात की कोई नाराजगी नहीं है कि ममता जी ने हमारे साथ क्या। आज ममता के साथ कोई खड़ा है तो राहुल गांधी खड़े। राहुल गांधी ने अपने सारे पार्टी के नेताओं को कहा, जब ममता बनर्जी की हार हुई और कुछ लोगों ने टिप्पणियां की, कुछ लोगों ने कमेंट किए, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ये ममता के साथ नहीं, लोकतंत्र के साथ मजाक हुआ है। और इसी प्रकार से शरद पवार जी की पार्टी, उन्होंने कांग्रेस के साथ जो किया वो सबको मालूम है। लेकिन कांग्रेस आज भी अगर कहीं कोई बात होती है तो शरद पवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का काम कौन करता है? अजीत पवार को ले गए थे चुरा करके, उसके बाद शरद पवार को किसने सहारा दिया? कांग्रेस ने दिया। देश की वो तमाम पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस उनके साथ है। क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा है। कांग्रेस इस देश के इतिहास के साथ एक एक पन्ने के साथ जुड़ी हुई है। इस देश की आजादी का जो इतिहास है, आजादी के आंदोलन का जो इतिहास है, अगर उसमें से आप कांग्रेस निकाल दे तो केवल जिल्द बच जाएगी। बिना कांग्रेस के तो है ही नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के, असहयोग आंदोलन से लेकर के 1920 के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए, पूर्ण आजादी होनी चाहिए, सारा देश कांग्रेस के साथ आजादी के आंदोलन में खड़ा हुआ। और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक इस देश को जो पैरों में खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का तो एक समृद्धशाली इतिहास है। इसलिए कांग्रेस बड़ा दिल वाली पार्टी है। कांग्रेस हमेशा जिसने जो किया भूले। अब लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अगर हमको ममता जी को मदद करनी पड़ेगी तो ममता जी की मदद करेंगे, शरद पवार जी की मदद करनी पड़ेगी तो उनकी मदद करेंगे। तमाम देश की जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी निगल जाना चाहती है अजगर की तरह, उन पार्टियों को मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस अपनी कीमत पर भी उनकी मदद करेगी। आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 राज्यसभा सीटों पर जीतने में कामयाब रहती है, लेकिन जो मीनाक्षी नटराजन है आपकी उम्मीदवार, उनका पर्चा खराब कर दिया जाता है, उनका पर्चा रद्द कर दिया जाता है। और 3 सीट पे जीतने के लिए बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। तो ये पूरा घटनाक्रम आप लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर भी बैठे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से वाकई में आपको राहत मिलने वाली है, या फिर आपकी एक राज्यसभा की सीट तो गई, इसके अलावा एक बड़ा झटका जो लगा है कि देश में किस तरीके से पर्चा रद्द करा जा रहा है, निर्वाचित जो लोग हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मीनाक्षी नटराजन जी का जो केस है वो पूरे देश को पता है। मीनाक्षी नटराजन जी को तीसरी सीट कांग्रेस की नावे, इसके लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब करने का ठाना। जब पैसे के लालच में और सत्ता के लालच में कांग्रेस के विधायक नहीं टूटे और उनको लगा कि मीनाक्षी तो अब जीत ही जाएगी, तो एक फर्जी मामला बना करके, एक नोटिस उनके खिलाफ जारी करके, उसका बहाना बना करके और उनका पर्चा रद्द करने का काम किया गया, जो बिल्कुल अनैतिक है, इलीगल है। कोर्ट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस समय जो देश की हालत है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बिका हुआ और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के रूप में ज्ञानेश कुमार जैसे चोर आदमी, मैं चोर कह रहा हूं,
क्योंकि वो वोट की चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति जो उनका एक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, पूरा इलेक्शन उनका एक सेल के रूप में काम कर रहा है। मैं समझता हूं कोर्ट के ऊपर एक उम्मीद लोगों को थी, वो कायम रहे। कोर्ट ने आज सुनने से मना कर दिया, कल सुनेंगे। आज सुना जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का अपना प्यूरोगेटिव है, अपना अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आज सुना जाता और मेरिट पे वो बात आती तो निश्चित तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो अवैध होता, रद्द होता और मीनाक्षी नटराजन फिर रेस में आकर के चुनाव लड़ती। कई बार ऐसे और भी उदाहरण रहे कि जब उम्मीदवारों के पर्चे में खामियां मिली तो उन्हें सुधार का मौका दिया गया, उनके कागजों की जांच होती है, उन्हें बताया जाता है कि आप में एक कमी रहती है। क्योंकि इस इलेक्शन में तो जब विधायक वोट करते हैं उस आधार पे ही निर्धारित होता है कि कौन राज्यसभा तक जाएगा। एक बड़ा विवाद इस वजह से भी खड़ा हो गया। दूसरी चीज, राहुल गांधी का दौरा यहाँ पे रहा उत्तराखंड में और बीजेपी के अध्यक्ष का भी दौरा रहा, लेकिन जो राहुल गांधी के दौरे के दौरान जो भीड़ थी, जो पब्लिक से उनका कनेक्ट था, नितिन नवीन आए तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बहुत सारे बीजेपी के यहाँ नेताओं में, लोकल लीडर्स में ही टूट थी। बहुत सारे लोकल लीडर्स के यहाँ पे जो भले ही सांसद हो, उनके पोस्टर्स नहीं लगे थे, तो अलग सी यहाँ पे कलह देखने को मिली बीजेपी के अंदर। देखिए, राहुल गांधी जी का तो अद्भुत कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी का शायद थोड़ी दिन के लिए किस्मत और अच्छी थी कि वो फिजिकली राहुल गांधी मौसम के कारण नहीं जा पाए, अन्यथा जो जोश खरोश कार्यकर्ताओं में था, अल्मोड़ा में जो भीड़ उमड़ी, और उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने उनको मोबाइल से उनको संबोधित किया, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का लोगों का रिस्पांस उनको था, उसके बाद पौड़ी का जो इतना बड़ा जमावड़ा पूर्व सैनिकों का था, अर्धसैनिक बलों के लोगों का था, पौड़ी में स्क्रीन में जब राहुल गांधी प्रकट हुए, जिस प्रकार से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक में कैसा रिस्पांस इस समय कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए है। आने वाले टाइम में वो आएंगे। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो जनता ने देखा है किस प्रकार से पैसा बहा करके पूरे देहरादून को सजाया गया, लेकिन उसके बावजूद जनता में जो ठंडक थी, जो जिस प्रकार से लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, और बीजेपी के तो जो हो रहा है बीजेपी में आपको मालूम ही है। बीजेपी के अंदर जो सिर्फ टव्वल है, बीजेपी के अंदर जो सत्ता का संघर्ष है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे स्टेट में खनन हो रहा है अवैध। रितु खंडूरी मालन नदी में पुल के सामने खड़े होकर कह रही है कि अवैध खनन के कारण पुल गिर गया। अरविंद पांडे अलग कह रहे हैं, और त्रिवेंद्र रावत जी ने एक एफआईआर कराई है, आपको मालूम होगा, दिल्ली में कराई। उत्तराखंड की पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रहा। तो अगर एक सांसद को अपने राज्य में अपनी सरकार की पुलिस पे भरोसा न रह गया, एक सांसद अपने राज्य की सरकार के अवैध खनन, अवैध मामलों के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोल रहा हो, अरविंद पांडे जैसा एक सीनियर विधायक अगर अपनी सरकार के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी की हालत क्या है। लेकिन सर, एनडी के 12 साल हो गए, बीजेपी की यहाँ पे सत्ता में, यहाँ पे भी लगभग 9 साल बीजेपी के हो गए। जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, क्या उन वादों पर, उन हम कह सकते हैं उन कामों पर बीजेपी खड़े उतर पाई है? और दूसरी चीज, कांग्रेस ने अगर काम इन लोगों ने नहीं करे तो आपको नहीं लगता कि आप भी इन लोगों को एक्सपोज करने में पीछे रहे हो? हम कहीं पीछे नहीं रहे। अंकिता भंडारी के मामले में सड़कों पे कौन रहा? सबसे ज्यादा अंकिता भंडारी के मामले में लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कौन सी रही? प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जो वृद्धि हुई है, पूरे देश के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में आ गया। उस मामले में अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है। अवैध खनन के मामले में, आबकारी के घोटालों के मामले में अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नीट का पेपर लीक हो गया तो आपको मालूम है सीबीएसई का मैंने घेराव किया, हमारी पार्टी के यूथ विंग ने और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से राज्य के पेपर लीक के मामले में तमाम विषयों पर जो सबसे ज्यादा मुखर होकर के लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने लड़ी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भैया अखबार तुम्हारा, एडिटर तुम्हारा, रिपोर्टर भी तुम्हारा, प्रिंटर भी तुम्हारा,
तो अखबार में खबर क्या छपेगी? चैनल भी तुम्हारे, सारा मीडिया तुमने जिस प्रकार से अपने कब्जे में किया हुआ है, तो हमारा जो बहुत बड़ा प्रदर्शन है, बहुत बड़ा आंदोलन है, वो भी छोटा नजर आएगा और उनका तिल भी ताड़ नजर आएगा। सर, उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआईआर पर आपका और कांग्रेस का क्या रुख है? एसआईआर की प्रक्रिया ठीक से हो, क्या इसके लिए कुछ मापदंड आपको लगता है सरकार को तय करना चाहिए? और एक खास वर्ग को क्या आपको लगता है कि एसआईआर के माध्यम से उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, एसआईआर में अभी एक शिकायत मेरे पास, जब आप इंटरव्यू शुरू कर रहे थे उससे पहले, एक नौजवान लेके आया था जिसने अपने खड़े होकर के मैपिंग कराई। मैपिंग कराने के बाद उसकी गलत तरीके से उसकी जगह उसके भाई का नाम डाल दिया गया, उसका नाम काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं और विशेष तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के, अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के लोगों के चुन चुन करके वोट काटे जा रहे हैं और उस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने बिहार में किया, जिस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा में किया, जिस प्रकार से इन्होंने अभी पश्चिम बंगाल में किया, ये उत्तराखंड में भी दोहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक भी वैध वोट कटे नहीं, एक भी अवैध वोट जुड़े नहीं, ये हमारी कोशिश है। सर, आपके बारे में तो हम हमेशा से सुनते रहे कि एक लंबा संघर्ष आपका रहा है और देहरादून की लड़ाई, आप उत्तराखंड की लड़ाई लंबे समय तक लड़ते रहे, और ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, लोगों से कनेक्ट भी होते रहते हैं, इतनी बार चुनाव लड़ गए, लेकिन आपको क्या पता चला है कि जो आपको मैंडेट लोगों का मिलना चाहिए वो मिलता है, लेकिन आप कुछ मार्जिन से, कुछ वोटों से रह जाते हैं? अगर आप चुना जाता है आपको लोगों द्वारा, तो क्या माइलस्टोन आपको रखेंगे देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए, 2022 में और 2017 में तो मैं वोट चोरी से हारा, ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों से, वोट चोरी से। वोट चोरी अब साबित हो रही है, एक एक आदमी का नाम 4-4 जगह है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसके अलावा ईवीएम में जो प्रोग्रामिंग है चिप की, वो बहुत बड़ा कारण है। तो ईवीएम की मशीनों के कारण मैं 2 ही एमएलए का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, तो दोनों चुनाव में चोरी हुई है। 13 का चुनाव जो मैं मेयर का लड़ा था, उसमें मेरी पार्टी के ही एक मिनिस्टर थे जो बीजेपी में नेता है, दिनेश अग्रवाल, उस समय वो मंत्री थे। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर के साजिश करी मुझे चुनाव हराने के लिए। तो मैं चुनाव हारा 20,000 से। उसके बाद वो लड़े थे 18 में, वो 40,000 से हारे। उसके बाद विधायक का हारे, उससे पहले विधायक का हारे, तो वो अपने लिए गड्ढा उन्होंने खोदा। हम तो वो हैं गेंद, जिस गेंद को जितना पटकोगे उतना उछलेगी। तो हमें हारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो बैठे हुए हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। अभी कोई बीमार आएगा फोन के लिए, कोई फीस के लिए आएगा, कोई राशन कार्ड के लिए आएगा, कोई आधार कार्ड के लिए आएगा, कोई पेट्रोल डीजल के महंगे होते हुए दामों के लिए प्रदर्शन करने के लिए आएगा। हमारे पास तो हमेशा हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार जाएं और चुनाव जीत जाएं, उसका क्या फायदा है? हम मन से नहीं हारते कभी, वोटों से तो हार जीत चलती रहती है। जब 2 पहलवान लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 जो आपने बात कही, हमें मौका मिलता है तो हम लोगों की सेवा और ज्यादा करते हैं। मेरी विधायक निधि किसी कमीशन में नहीं जाती। मेरा जो काम करने का तरीका आपको मालूम है, मैं पिछले 38 वर्षों से राजनीति में एक्शन पे विश्वास करता हूँ। मैं आज बैठे बैठे बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले से डर के बात कर रहा हूँ, और ईश्वर ये शक्ति हमें हमेशा देता रहे। ये मेरी ताकत नहीं है, और मैं कोई बहुत बड़ा पहलवान भी नहीं हूँ, मैं कोई डॉन और माफिया भी नहीं हूँ। मैं एक साधारण समाज सेवक हूँ, लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरे फोन में इतना दम है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 1 दर्जन लोगों की सेवा अस्पतालों में करता हूँ। कहीं दून अस्पताल में फोन कर रहा हूँ, कहीं कोरोनेशन में फोन कर रहा हूँ, कहीं हिमालयन इंस्टीट्यूट में फोन कर रहा हूँ, कहीं इंदिरेश में फोन कर रहा हूँ, कभी ग्राफिक एरा में फोन कर रहा हूँ। और कृपा इतनी है ऊपर कि सब लोग मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसी प्रकार से पेंशन के मामले हो, इसी प्रकार से तमाम छोटे से लेके बड़े तक जो मसले समाज में रहते हैं, लोगों की परेशानी रहती है, उसके लिए लोग मेरे पे आते हैं। मैं प्रयास करता हूँ, निमित्त मात्र भव सब साचिर। कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुम निमित्त मात्र हो, तुम नहीं कर रहे हो कुछ, तो वैसे ही मैं भी नहीं कर रहा हूँ कुछ, ये करवाने वाला ऊपर वाला है।
ये ताकत जनता की दी हुई है। मैं तो साधन हूं, लेकिन साधन उपलब्ध तो हो। अब एमएलए साहब उपलब्ध नहीं है, मेयर साहब उपलब्ध नहीं है, एमपी साहब उपलब्ध नहीं है, महारानी जी को ढूंढने में 5 साल लग जाते हैं पूरे, तब आती है टिहरी की महारानी पोस्टर में एकदम प्रकट होकर के, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। तुमने क्या किया है भाई? इस प्रदेश के अंदर जो हालात है इस समय, 5 सांसद हैं लोकसभा के, और 5 सांसदों का एक काम बता दो पूरे राज्य में। अनिल बलूनी जी दिल्ली बैठ के बयान देते हैं, टमटा जी का तो बेचारों का पता ही नहीं है। हरिद्वार वाले हैं वो, उनका राग यही रहता है कि मेरी सरकार सुन नहीं रही है, उनका राग यही रहता है। तो आप टिहरी वाली महारानी है, तो टिहरी वाली महारानी के दर्शन तो मैंने आपको बताया 5 साल में एक बार होते हैं। तो इसलिए 5 सांसद काम नहीं कर रहे, सारे विधायक। हालत यह है कि विधायकों में, आप देहरादून स्मार्ट सिटी है, इन सारे विधायकों को बीजेपी के चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मर जाना चाहिए। विनोद चमोली जी के यहाँ क्या हालत है, मथुरावाला में सड़क में, बंजारावाला में सड़क में गंदगी पड़ी हुई है, सड़क में नालियां बह रही हैं, गड्ढे हो रखे हैं। स्मार्ट सिटी है, मेयर तुम्हारा, पार्षद तुम्हारे, बोर्ड तुम्हारा, विधायक तुम, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, और क्या दे दें? सीना चीर करके जिगर भी निकाल के देते तुम्हें। देहरादून की जनता ने 5-5 आपके सांसद दे रखे हैं, लगातार 3-3 बार आपके सांसद चुन के भेज दिए। 10वें साल आपकी सरकार को चल रहा है। जब मैं पहली बार देहरादून आया तो मेरे मन में, मैं तो पहले कभी आया नहीं देहरादून, हरिद्वार वगैरह गया, तो मेरे मन में ये था कि देहरादून के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुंदर है। मुझे लगा था कि यहाँ की सड़कें न्यूयॉर्क, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी सुंदर होगी, चारों तरफ ग्रीनरी होगी। अब देखता हूँ तो सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि आप बड़ी बड़ी मछली यहाँ पे पाल सकते हो, नालियां बह रही है, पूरा सीवरेज सिस्टम पूरा चौक हो रखा है, ट्रैफिक बहुत है। तो जो मैं जिस कल्पना से यहाँ पर आया था वो उस पे तो बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। भाई मैं वही बात कह रहा था, मैं पूरी बात कर लूं अपनी। यहाँ के विधायकों को चुल्लू भर पानी लेकर के डुबकी लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि डूब जाए। अरे भाई 1,500 करोड़ रुपया देहरादून के स्मार्ट सिटी पे खर्च कर दिया, 1,500 करोड़ रुपया, 1,500 करोड़। नालियों को ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा बारिश हो जाए पूरा शहर लबालब हो जाता है, शहर के अंदर सड़कों पे पानी बहने लगता है। इसी रोड में देखोगे आप तो पहले यहाँ पर एक कैनाल बहती थी, अगर कोई पुराना आदमी आएगा तो सोचेगा पूरी कैनाल ही बह रही है जिस समय बारिश होती है। राजपुर रोड, सुभाष रोड, घंटाघर, देहरादून के सारे प्रमुख मार्ग लबालब हो जाते हैं पानी से। देहरादून के अंदर ट्रैफिक का हाल देखो आप, सारे चौराहों पर ट्रैफिक लाइट गायब, चलती नहीं। 24 घंटे में से 2 घंटे चलती होगी, जिस समय चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल गुजर रहे होंगे उस समय ये लाइट जलती होगी, अदरवाइज लाइट ही जलती ट्रैफिक की। पूरे शहर के अंदर पहले पीक टाइम्स पे, जब पीक टाइम कौन सा होता है? सुबह स्कूल लगने का टाइम, ऑफिस लगने का टाइम, और शाम को दिन में स्कूल छूटने का टाइम, इस समय हमेशा जाम होता था। लेकिन आज देहरादून में आप सुबह 6 बजे से लेके रात को 1 बजे तक अगर आप घूम ले तो आपको चारों तरफ जाम ही जाम मिलेगा। ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स है, पूरे शहर के अंदर यातायात का सिस्टम कोलैप्स है। पूरे शहर के अंदर मैंने सड़कों का आपको हाल बताया ही, मेन सड़कें खुद ही पड़ी है तो इंटीरियर। तो ये विधायक कर क्या रहे? मैं पूछना चाहता हूँ खजानदास जी से, मैं पूछना चाहता हूँ विनोद चमोली जी से, मैं पूछना चाहता हूँ गणेश जोशी से, मैं पूछना चाहता हूँ देहरादून के ब्रिजभूषण गैरोला जी से, जिनका कुछ हिस्सा हमारे नगर निगम में डोईवाला का भी आता है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने सहदेव पुंडीर जी से, उनका भी इलाका नगर निगम क्षेत्र में आता है। इनको शर्म है कि नहीं है? शर्म आती है कि नहीं आती इनको? अरे मेयर तुम्हारा है, सारा बोर्ड तुम्हारा है, और तुम स्वयं विधायक हो, मंत्री हो, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, पूरा सब कुछ तुम्हारा है, उसके बाद भी देहरादून इतना बदहाल क्यों है? कौन जवाब देगा इसको? कौन जवाब देगा इसको? मतलब अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अब अगला 2027 का इलेक्शन होने वाला है, क्या बड़े इश्यूज उत्तराखंड की कांग्रेस उठाने वाली है? और जो अभी एंटी इनकम्बेंसी का मैं माहौल देख रहा हूँ कि देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में बनता जा रहे हैं, तो उस पे भी क्या एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस पकड़ पाएगी? क्या बोले? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन मैंने कहा बेशरम लोग हैं, वोट चोरी, SIR, EVM, ये सारे
तमाम जो चोरी और डकैती के रास्ते इनके हैं उससे पार पाना है। उससे पार पा गए तो 50 से कम विधायक कांग्रेस के नहीं होंगे, कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी। लेकिन चोरी डकैती को रोकना तो आपको पता ही है, पूरा चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, पूरी पुलिस इनके पास है, सारी एजेंसीज इनके पास है, ईवीएम इनके हैं, सब कुछ इनका है। उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कुछ भी कर लें, सरकार इस बार कांग्रेस की राज्य में बनेगी। सर एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। कल मैंने कांग्रेस की महिला नेत्री है उनका इंटरव्यू करा था। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है वो नए लोगों को प्रमोट नहीं कर रही है, और दूसरा वो उन्होंने सत्ता का, हम कह सकते हैं सत्ता में वो लोग रह लिए और वो नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते हैं। वो ज्यादा प्रवास नहीं कर रहे, ज्यादा लोगों से मिल नहीं रहे, और अपने गुटबाजी के चक्कर में पूरा कांग्रेस में हम कह सकते हैं कि कलह का माहौल बनाया हुआ है। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, हमारे चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री प्रीतम सिंह, हमारे प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत, हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण महारा, पांचों पांडवों की जोड़ी पूरी ताकत से लगी है। और व्यक्तिगत लोगों के पूर्वाग्रह होते हैं, व्यक्तिगत मैं भी हूं, मेरे से भी कुछ लोग नाराज रहते होंगे, मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां होंगी जो सब लोग स्वीकार नहीं करते होंगे, तो इसलिए ये बात कैमरे में कहने की नहीं होती। पार्टी के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें अंतर्द्वंद ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, मतभेद ना हो, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। पार्टी की जहां तक बात है, प्रदेश की जनता को बचाने की जहां तक बात है, पूरी कांग्रेस को एक होकर के लड़ना है और पूरी कांग्रेस एक होकर के लड़ेगी। 50 विधायकों की आप बात करें कि सत्ता में आएंगी, उत्तराखंड की जनता उनको लेकर जाएगी, और उनमें से एक नाम सूर्यकांत धस्माना जी का होगा, तो क्या बड़ा इनिशिएटिव सूर्यकांत जी आप लेंगे कि उत्तराखंड के लोग हमेशा याद रखें? तन समर्पित, मन समर्पित, तुझ पे है जीवन समर्पित। हमने तो अपने को पूरा सशरीर पार्टी को सौंपा हुआ है। मेरा तो सुबह उठने से लेकर के और रात सोने तक पूरा दिन केवल जो अपने नित्य क्रम है, शौच आदि, भोजन, पूजा पाठ, ये काम छोड़ करके 24 घंटे में पार्टी के ही काम में लगा रहता हूँ। जितनी देर मेरी नींद रहती होगी 5 साढ़े 5 घंटा, उसके बाद जागने का सारा समय नित्य क्रम छोड़ करके, नित्य क्रम तो आदमी को करना ही, वो उसके अलावा सारा काम मेरा पार्टी के लिए। तो मैं तो पार्टी के लिए समर्पित हूँ। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि आपको पार्टी का काम करना है तो पार्टी का काम करेंगे। मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है। कांग्रेस ने मुझे 3 बार, 2 बार विधानसभा का और 1 बार मेयर का टिकट दिया। अब मैं नहीं जीता तो उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी को दोष थोड़ी दे सकता हूँ। पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया, इसलिए पार्टी का जो आदेश होगा वो फाइनल होगा। पार्टी को सत्ता में लाना मेरा पहला उद्देश्य है। विधायक बनना, मंत्री बनना, आगे बनना, ये बात है। सूर्यकांत जी, जब भी आपसे बात करते हैं तो हमें भी खुद भी एक नई न्यू स्पिरिट मिलती है। आप हमेशा जोश के साथ काम करते हैं, और जो आपकी डेडिकेशन है वो उत्तराखंड के लिए साफ तौर पर दिखती है कि आप उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए लगे हुए हैं। और कांग्रेस की सरकार रही पूर्व में भी बहुत अच्छे काम कांग्रेस ने यहाँ पे करे हैं, और आने वाले वक्त में 2027 का इलेक्शन बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उत्तराखंड की स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं है कि हम कंपेयर करें कि 9 सालों में बहुत कुछ बदल गया, माइलस्टोन यहाँ पे काम हुए, क्योंकि अगर काम होते तो जमीन पे दिखते हैं, और ऐसे काम जमीनों पे नहीं दिख रहे हैं। आपने लंबी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।